रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर कर देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होगा ताकि मैं रिकॉर्ड कर लूँ और अपलोड कर सकूँ। अच्छा जी, पहला सवाल इसमें लिखा हुआ है जेमी इज इक्वली लाइकली, जेमी इज इक्वली लाइकली टू अटेंड or not to attend a training session before a football match. Jamie जो है, Jamie is equally likely to attend or not to attend a training session before a football match. यानी कि जेमी के फुटबॉल मैच से पहले ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने की और ना अटेंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, वो इक्वल है। जेमी का फुटबॉल मैच है, फुटबॉल मैच से पहले वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करे, इसकी और ना करे इसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी कि 0.5 और 0.5। फिर लिखा हुआ है इफ ही अटेंड्स, अगर वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करे, ही इज सर्टेन टू बी चूजन फॉर द टीम विच प्लेस इन द टीम। अगर वो ट्रेनिंग सेशन उसने अटेंड किया, अगर वो ट्रेनिंग सेशन उसने अटेंड किया, इफ ही अटेंड्स, अगर उसने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, ही इज सर्टेन, ही इज सर्टेन का मतलब होता है परफेक्टली श्योर, ही इज सर्टेन टू बी चूजन फॉर द टीम विच प्लेज इन द मैच। अगर उसने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया तो उसके सिलेक्शन के चांसेस 100% है, यानी कि उसकी सिलेक्शन होगी ही होगी। इफ ही डज नॉट अटेंड, अगर वो ट्रेनिंग सेशन ना अटेंड करे, there is a probability of 0.6 that he is chosen for the team. अगर वो ट्रेनिंग सेशन ना अटेंड करे तो उसके टीम में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, लिहाजा ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। फाइनल प्रोबेबिलिटी दैट जेमी इज चोजन फॉर द टीम, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जेमी जो है वो टीम में सेलेक्ट होगी या होगा, जो भी है भाई, ही है, हाँ होगा, सॉरी। जरा वापस से मैं सवाल जो है वो आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। सवाल में ये लिखा हुआ था जेमी इज इक्वली लाइकली टू अटेंड और नॉट टू अटेंड अ ट्रेनिंग सेशन बिफोर अ फुटबॉल मैच। जेमी के फुटबॉल मैच खेलने से पहले ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने और ट्रेनिंग सेशन अटेंड ना करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी कि अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और ना अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है। फिर लिखा हुआ है इफ ही अटेंड्स, अगर वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करे, अगर वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करे, अगर उसने ट्रेनिंग सेशन अटेंड करा हो तो ही इज सर्टेन टू बी चूजन फॉर द टीम विच ही प्लेज इन द मैच। तो मैच के लिए उसकी सिलेक्शन कंफर्म है, मैच के लिए उसकी सिलेक्शन कंफर्म है, उसकी सिलेक्शन मैच में होगी ही होगी। इफ ही डज नॉट अटेंड, अगर वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड ना करे, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 दैट ही इज चोजन फॉर द टीम। तो 0.6 इस बात की प्रोबेबिलिटी है, 0.6 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो टीम में शामिल हो, और बाकी 0.4 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो टीम में शामिल ना हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जेमी इज चोजन फॉर द टीम, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जेमी टीम में सेलेक्ट हो जाए। देखो जेमी टीम में कैसे सेलेक्ट हो सकती है, वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करे, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करे और टीम में सेलेक्ट हो जाए, या फिर वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड ना करे और टीम में सेलेक्ट हो जाए। दो बातें हैं, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करे और टीम में सेलेक्ट हो जाए, या ट्रेनिंग सेशन अटेंड ना करे और टीम में सेलेक्ट हो जाए। ट्रेनिंग सेशन अटेंड करे और टीम में सेलेक्ट हो जाए, ऐसा कब होगा, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करे यानी कि 0.5 और टीम में सेलेक्ट हो जाए यानी कि 1। ट्रेनिंग सेशन अटेंड ना करे यानी कि 0.5 और टीम में सेलेक्ट हो जाए यानी कि 0.6। दो रास्ते थे टीम में सेलेक्ट होने के, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करो टीम में सेलेक्ट हो जाओ, या फिर ट्रेनिंग सेशन अटेंड ना करो
ट्रेनिंग सेशन अटेंड ना करो और टीम में सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, इसको जरा अच्छे से देखो, मैं बस 1 मिनट में आया, अच्छे से देखो, मैं 1 मिनट में आया। डन है भाई? तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर होगा 0.5 इंटू 1 प्लस 0.5 इंटू 0.6 यानी कि 0.8। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि ये टीम में सेलेक्ट हो जाए। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर सवाल ये पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जेमी इज नॉट चूजन फॉर द टीम, अगर सवाल ये पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जेमी इज नॉट चूजन फॉर द टीम, अगर सवाल ये पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जेमी इज नॉट चूजन फॉर द टीम, तो इसके भी दो रास्ते होते हैं, जेमी ट्रेनिंग सेशन ले और टीम में ना सेलेक्ट हो, या फिर जेमी ट्रेनिंग सेशन ना ले और टीम में ना सेलेक्ट हो। यानी कि ट्रेनिंग सेशन लेना 0.5 और टीम में ना सेलेक्ट होना। ट्रेनिंग सेशन ना लेके तो टीम में सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, 0 है। और ट्रेनिंग सेशन लेकर टीम में ना सेलेक्ट होना, तो कितना आता? 0.2 आता। डन है? चलो एक और सवाल जरा देखते हैं, एक और सवाल जरा देखते हैं, ठीक है ना? और एक और प्रोबेबिलिटी का सवाल देखते हैं और वो देख लेते हैं, कोई आसान सा एक और सवाल देख लेना चाहिए। आसान से सवाल करवाने चाहिए, मुश्किल अभी नहीं करवाने चाहिए। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं, सही है ना? बुकलेट्स आप लोगों को भेजी हुई हैं और उन बुकलेट्स का क्वेश्चन नंबर 8 8वां सवाल करते हैं। इसका भी तीसरा पार्ट नहीं करेंगे, पहले 2 पार्ट्स हम कर लेंगे। इसका भी हम तीसरा पार्ट फिलहाल नहीं करेंगे, पहले 2 पार्ट जो हैं वो अलबत्ता हम लोग कवर कर लेंगे। क्या लिखा हुआ भाई? When Don plays tennis, जब डॉन टेनिस खेलता है, when Don plays tennis, 65% of his first serves go into the correct area of the court. आप सबने टेनिस तो खेला होगा, है ना? आप सबने तो टेनिस तो खेला ही होगा, यकीनन खेला होगा, ऐसी तो बात है ही नहीं कि टेनिस खेला नहीं हो। टेनिस में क्या होता है? 2 कोर्ट्स होती हैं, 2 प्लेयर्स होते हैं,
वो सर्व करवाते हैं। सर्व का क्या मतलब होता है? पहली बार वो जो बॉल मारते हैं ना, और सर्व का सही तरीका क्या होता है कि क्रॉस में जानी चाहिए बॉल। ये नेट है, यहाँ पे बंदा है, ये जब बॉल फेंके ना तो इस साइड पे जाए। सबको मालूम है ना, सब टेनिस रोज खेलते हो ना, खेलते हो ना रोज टेनिस रोज। तो वो कहता है कि डॉन जब टेनिस खेलता है तो 65% ऑफ द टाइम क्या होता है कि इसकी जो पहली सर्व होती है, यानी कि पहली बार जब बॉल मारता है, गोज इनटू द करेक्ट एरिया ऑफ द कोर्ट, तो वो सही जगह जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो काम होते हैं। जब टेनिस पहली डॉन पहली बार टेनिस की सर्व फेंकता है तो वो करेक्ट एरिया में जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.65 है। करेक्ट करेक्ट एरिया। डॉन जब टेनिस खेलता है तो उसकी सर्व जो है वो करेक्ट एरिया में जाए, ऐसा 65% ऑफ द टाइम होता है, 0.65। तो कितनी बार इनकरेक्ट एरिया में जाती होगी सर्व? शाबाश, जल्दी से बताएं सब। इनकरेक्ट एरिया में कितनी बार जाती होगी सर्व? 0.35। ऐसा ही है। फिर क्या लिखा हुआ है? इफ यानी कि अगर, if the first serve goes into the correct area, अगर पहली वाली सर्व करेक्ट एरिया में जाती है, his chance of winning the point is 90%। अगर पहली सर्व करेक्ट एरिया में जाती है तो इसके जीतने के जो चांसेस हैं, इसके जो जीतने के चांसेस हैं, इसके जो जीतने के चांसेस हैं, अगर सर्व करेक्ट एरिया में जाती है तो इसके जो जीतने के चांसेस हैं वो 90% या 0.9 है। और अगर सर्व जो है वो करेक्ट एरिया में जाती है तो इसके हारने के चांसेस कितने हैं? 0.10। ठीक है। सवाल में लिखा हुआ है इफ द फर्स्ट सर्व गोज इनटू द करेक्ट एरिया, अगर पहली सर्व करेक्ट एरिया में जाती है, his chances of winning the point is 90%। तो इसके जीतने के इम्कानात 90% हैं। फिर लिखा हुआ है इफ his first serve does not go into the correct area, अगर इसकी पहली वाली सर्व करेक्ट एरिया में नहीं जाए, अगर इसकी पहली वाली सर्व करेक्ट एरिया में ना जाए, if his first serve does not go into the correct area, डॉन is allowed a second serve। तो डॉन को एक और सर्व दी जाती है, डॉन वापस से बारी करता है। एंड ऑफ दीज 80% गो इनटू द करेक्ट एरिया। अगर सर्व करेक्ट एरिया में नहीं जाती है तो डॉन दोबारा से सर्व करता है, और इस बार उसके करेक्ट एरिया में जाने के इम्कानात 0.80 होते हैं, और इनकरेक्ट एरिया में जाने के इम्कानात 0.2 होते हैं। करेक्ट एरिया, इनकरेक्ट एरिया। फिर लिखा हुआ है इफ द सेकंड सर्व गोज इनटू द करेक्ट एरिया, अगर दूसरी सर्व करेक्ट एरिया में जाती है तो इफ द सेकंड सर्व गोज इनटू द करेक्ट एरिया, इफ अगर द सेकंड सर्व गोज इनटू द करेक्ट एरिया, सही वाले एरिया में जाती है, his chance of winning the point is 60%। तो इसके पॉइंट जीतने के इम्कानात 60% होता है। अगर सेकंड सर्व करेक्ट एरिया में जाती है, तो इसके जीतने के चांसेस 60% होते हैं, यानी कि हारने के चांसेस 40% होते हैं।
इफ नीदर सर्फ गोज इनटू द करेक्ट एरिया, नीदर का मतलब ना पहली ना दूसरी सर्फ करेक्ट एरिया में जाए, पहली सर्फ भी इनकरेक्ट एरिया में जाए, दूसरी सर्फ भी इनकरेक्ट एरिया में जाए, डॉन लूजेस द पॉइंट। तो फिर डॉन नहीं जीतता पॉइंट, डॉन पॉइंट हारता है, हारता ही है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा डायग्राम बनाया, ऊपर जो बातें लिखी हुई थी उन बातों के हिसाब से ये पूरा मैंने डायग्राम बनाया। आई होप कि इस डायग्राम में किसी को कोई मसला नहीं होगा। जो ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो सारी इंफॉर्मेशन जो अंग्रेजी में थी उसको मैंने डायग्राम में कन्वर्ट किया। अब वो बोलता है यूजिंग योर ट्री डायग्राम यूज करते हुए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉन लूजेस द पॉइंट। अपना डायग्राम इस्तेमाल करते हुए इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, अपना डायग्राम यूज करते हुए इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि डॉन पॉइंट हार जाए। अब डॉन पॉइंट कैसे हारेगा? पहली सर्व करेक्ट एरिया में जाए, पहली सर्व करेक्ट एरिया में जाए, पहली वाली सर्व जो है वो करेक्ट एरिया में जाए और डॉन पॉइंट हार जाए। पहली सर्व जो है वो करेक्ट एरिया में गई और डॉन पॉइंट हार गया, ऐसा होगा। ये पहली मुमकिन बात है ना, करेक्ट एरिया में सर्व गई, करेक्ट एरिया में सर्व गई और डॉन पॉइंट हार गया, करेक्ट एरिया में सर्व गई और डॉन पॉइंट हार गया। दूसरी मुमकिन बात क्या है? दूसरी मुमकिन ये बात है कि पहली वाली सर्व इनकरेक्ट एरिया में जाए, पहली वाली सर्व इनकरेक्ट एरिया में जाए, फिर करेक्ट एरिया में अगली सर्व जाए और ये पॉइंट हार जाए। यानी कि इनकरेक्ट एरिया, उसके बाद करेक्ट एरिया, उसके बाद ये पॉइंट हार जाए। यानी कि ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता। तीसरा मुमकिन रास्ता क्या है? तीसरा मुमकिन रास्ता ये है कि पहली वाली सर्व इनकरेक्ट एरिया में जाए, दूसरी वाली सर्व भी इनकरेक्ट एरिया में जाए और वो पॉइंट हार जाए। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहली सर्व करेक्ट एरिया में जाए यानी कि 0.65 इनटू वो पॉइंट हार जाए यानी कि 0.1, या फिर पहली वाली सर्व जो है वो इनकरेक्ट एरिया में जाए यानी कि 0.35 इनटू दूसरी सर्व करेक्ट एरिया में जाए इनटू तीसरी सर्व इनकरेक्ट एरिया में जाए यानी कि 0.4, सॉरी हार जाए पॉइंट। तीसरी कंडीशन क्या है? पहली वाली सर्व इनकरेक्ट एरिया में जाए, दूसरी वाली सर्व भी इनकरेक्ट एरिया में जाए और ये पॉइंट हार जाए। ठीक है, इन तीनों को सबको ऐड करोगे तो आंसर 0.247 बन रहा होगा। चेक कर लो, 0.247 बन रहा। डन है? अगले सवाल पे चलूं? इसको रिकॉर्डिंग में दोबारा से देखना, मैं जितने भी सवाल करवा रहा हूं बड़े अच्छे सवाल हैं, रिकॉर्डिंग में दोबारा से जरूर देखना। अगला सवाल करवाऊं? चलो अगला सवाल करवाता हूं। चलो ये 9 कर लेते हैं, इसका भी पहला पार्ट करते हैं।
इसमें लिखा हुआ है when Andrea needs a taxi, when Andrea needs a taxi, she rings one of three taxi companies A, B और C. एंड्रिया को जब टैक्सी की जरूरत होती है तो वो ए, बी या सी, ए, बी और सी इन तीनों में से किसी एक कंपनी को रिंग करती है या उनके एप्लीकेशन के थ्रू टैक्सी मंगवाती है. 50% of her calls are to taxi company A. एक, दो, तीन, 50% बार उसकी जो कॉल होती है ना वो टैक्सी कंपनी ए को होती है. 50% बार उसकी कॉल जो होती है वो टैक्सी कंपनी ए को होती है. 50% ऑफ द टाइम्स उसकी जो कॉल होती है मतलब उसने जो फोन करना होता है वो टैक्सी कंपनी ए को फोन करती है. ठीक है. फिर लिखा हुआ है 30% टू बी. बी को कितनी बार फोन किया जाता है? 30% बार बी को फोन किया जाता है. और सी को कितनी बार फोन कर दिया जाता है? 20% ऑफ द टाइम्स. A taxi from company A arrives late 4% of the time. 4% बार ऐसा होता है कि आपने ए से टैक्सी मंगवाई और वो टैक्सी लेट हो. 4% बार ऐसा होता है कि आपने टैक्सी जो है वो मंगवाई कंपनी ए से. 4% टाइम ऐसा होता है कि आपने जो टैक्सी मंगवाई वो कंपनी ए से मंगवाई और टैक्सी जो है ना वो लेट हो, यानी कि 0.04. और लेट ना हो, टाइम पर हो, नॉट लेट. नॉट लेट कितना होगा? 0.96. ठीक कहा. फिर लिखता है अ टैक्सी फ्रॉम कंपनी बी अराइव्स लेट 6% ऑफ द टाइम. बी से टैक्सी मंगवाई जाए और बी से टैक्सी मंगवाई जाए वो लेट हो, ऐसा 6% बार होता है. और लेट ना हो 94% टाइम्स होगा. और टैक्सी कंपनी सी से मंगवाई जाए, टैक्सी कंपनी सी से मंगवाई जाए और वो टैक्सी लेट हो, ऐसा 17% बार होता है. और लेट ना हो ऐसा कितनी बार होता है? 0.83. अब उससे ये पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन एंड्रिया रिंग्स फॉर अ टैक्सी इट अराइव्स लेट. इस बात की प्रोबेबिलिटी ढूंढो कि अगर एंड्रिया टैक्सी मंगवाए और वो लेट हो. अब ऐसा कब कब हो सकता है? वो ए से टैक्सी मंगवाए और लेट हो जाए, वो बी से टैक्सी मंगवाए और लेट हो जाए, या वो सी से टैक्सी मंगवाए और लेट हो जाए. ए से टैक्सी मंगवाए और लेट हो जाए टैक्सी, या वो बी से टैक्सी मंगवाए और लेट हो जाए टैक्सी, या वो सी से टैक्सी मंगवाए और वो टैक्सी लेट हो जाए. बताओ आंसर क्या बनता है. और सही से इस सवाल को वापस से रिकैप करो. डन सर, ओके सर, गुड सर लिखना तो मैं आगे बढ़ूंगा. जीरो पॉइंट 072 ये सही आंसर होगा. 0.072 सही आंसर होगा. ठीक है. डन सर, ओके सर, गुड सर, यस सर लिख दो तो मैं आगे बढ़ूं.
ठीक है, तो ये सवाल भी जो है वो आप लोग दोबारा से रिव्यू कर सकते हो। डन सर, ओके सर, क्लियर सर, लिखो तो मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ूं, ठीक है, वापस से ये जरूर देखना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। अच्छा जी, क्या सवाल है देखते हैं। लिखा हुआ है इवन थ्रोज 3 फेयर डाइस। फेयर डाइस क्या होती हैं? एक डाइस के 6 फेसेस होते हैं। एक डाइस के 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इससे 3 डाइस फेंकी। इसने कितनी डाइस फेंकी? 3 डाइस फेंकी, ठीक है। अच्छा, अगर इसने 3 डाइस फेंकी है ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कोई बता सकता है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, पढ़े लिखे बच्चे बन गए। यस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 216 होंगे। कैसे सर? देखो, 3 डाइस हैं, पहली डाई पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 कुछ भी आ सकता है। दूसरी डाइस पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 कुछ भी आ सकता है। तीसरी डाइस पर भी 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 कुछ भी आ सकता है। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज 216। 216 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। सर इसका मतलब क्या? आउटकम्स का मतलब क्या है? देखो, ऐसा हो सकता है पहली, दूसरी और तीसरी डाइस पर 1 आ जाए, ये एक पॉसिबल आउटकम है। ऐसा हो सकता है कि पहली डाई पर 1, दूसरी डाई पर 1 और तीसरी डाई पर 2 आ जाए, ये दूसरा पॉसिबल आउटकम है। ऐसा हो सकता है कि पहली डाई पर 1, दूसरी पर 1 और तीसरी पर 3 आ जाए, ये एक और पॉसिबल आउटकम है। तो ये जितने मुख्तलिफ नतीजे आ सकते हैं ना, मुख्तलिफ नतीजे, वो 216 मुख्तलिफ नतीजे आ सकते हैं। फिर लिखा हुआ है लिस्ट ऑल दी पॉसिबल स्कोर्स ऑन द 3 डाइस विच गिव अ टोटल स्कोर ऑफ 5। बोलते हैं वो सारे नतीजे लिखो, वो सारे नतीजे लिखो, उन सारे नतीजों की लिस्ट बनाओ जिन नतीजों से जो सम आएगा, जो टोटल आएगा वो 5 आएगा। मिसाल के तौर पे पहली डाइस पर 1, दूसरी डाइस पर 1 और तीसरी डाइस पर 3 आ जाए तो सम 5 आएगा। मिसाल के तौर पर पहली डाइस पर 1, दूसरी डाइस पर 3 और तीसरी डाइस पर 1 आ जाए तो भी सम 5 आएगा। मिसाल के तौर पर पहली डाइस पर 3, दूसरी डाइस पर 1 और तीसरी डाइस पर 1 आ जाए तो भी 3 आएगा, तो भी 5 आएगा सम। और कैसे 5 आ सकता है बताओ? तीनों डाइस का सम और कैसे 5 बन सकता है बताओ? कैसे आ सकता है 5? और कैसे आ सकता है? हाँ, ऐसे भी आ सकता है कि पहली डाइस पे 2, दूसरी पे 2 और तीसरी पे 1 आ जाए। ऐसे भी आ सकता है पहली पे 2, दूसरी पे 1 और तीसरी पे 2 आ जाए। ऐसे भी आ सकता है कि पहली पर 1, दूसरी पे 2 और तीसरी पे 2 आ जाए। यानी कि जो सम 5 है ना, जो सम 5 है वो कितने अलग अलग तरीकों से आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। 6 ऐसे पॉसिबल मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें सम 5 आएगा। अब वो बोलते हैं लिस्ट ऑल द पॉसिबल स्कोर्स
on the 3 dice, which gives a total score of 5, and hence show that the probability of even obtaining a total score of 5 is 1/36. हमसे अगर कोई ये पूछता कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्कोर आएगा, जो टोटल आएगा, जो सम आएगा वो 5 आएगा, तो आप बोलते कि फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 6 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स यानी कि 216. तो 6 डिवाइडेड बाय 216 कितना बनता है? 1/36. यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें बताना था, और यही हमने बता दिया कि जो हमारा आंसर आएगा वो 1/36 ही आएगा. डन है? क्लियर है? ठीक है. दूसरा, find the probability of even obtaining a total score of 7. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन जो है वो जब इन 3 डाइस को थ्रो करे तो सम जो है वो 7 बनेगा. अब 7 जो है वो कब कब बन सकता है? 7 जो है वो कब कब बन सकता है? 7 बन सकता है किन केसेस में? 7 बन सकता है 115, 151, 511. और 7 कैसे बन सकता है? 7 बन सकता है 214, 7 बन सकता है 241, 7 बन सकता है 124. और 7 कैसे बन सकता है? 142. और 7 कैसे बन सकता है? 412. और 7 कैसे बन सकता है? 421. और 7 कैसे बन सकता है? हाँ, 3 वाली सीरीज भी हो सकती है. 133, 313, 331. और 7 कैसे बन सकता है? 223, 322, 232. और 7 कैसे बन सकता है? और कोई तरीके हैं? कितने हो गए? 3, 6, 9, 12 और 15. और कोई तरीके समझ में आते हैं? मुझे तो नहीं आते शायद. तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बात की प्रोबेबिलिटी के इवन जब 3 डाइस थ्रो करे और सम 7 हो, वो होगी 15/216. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स यानी कि 5/72. 5/72 इसका भी आंसर होगा. डन हो गया? कोई मसला तो नहीं है इसमें? ठीक है. अगर आप लोगों के दोस्त वगैरह हैं उनको जरूर व्हाट्सएप कर दो कि ये सारे प्रोबेबिलिटी के मैं सवालों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. अगर उन्होंने ऑनलाइन आना है तो आ जाएं. इस सवाल में तो कोई इशू नहीं है भाई. आगे बढ़ूं? ठीक है भाई. चलो क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है? 2 फेयर डाइस आर थ्रोन. 2 फेयर डाइस थ्रो करी गई. इवेंट ए is the scores differ by 3 or more. Find the probability of event A.
इवेंट क्या इवेंट है? इवेंट ये इवेंट है कि जो स्कोर्स होंगे दोनों के वो 3 या उससे ज्यादा से डिफर करेंगे। अच्छा, अगर मैं 2 फेयर डाइस फेंकता हूं, अगर मैं 2 फेयर डाइस फेंकता हूं, अगर मैं 2 फेयर डाइस फेंकता हूं तो रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं 2 फेयर डाइस फेंकता हूं तो क्या क्या रिजल्ट्स, कितने टोटल रिजल्ट्स होते हैं? पहली डाइस पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक चीज आएगी, दूसरी डाई पर भी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक चीज आएगी, यानी कि 36 अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं। 36 अलग अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं, 36 नतीजे हो सकते हैं। वो 36 नतीजे, वो 36 नतीजे, वो 36 नतीजे जो हो सकते हैं, उससे रेलेवेंट हम एक टेबल बनाते हैं। पहली वाली जो डाइस है उस पर, पहली वाली जो डाइस है, पहली वाली जो डाइस है उस पर 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। दूसरी डाइस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अगर पहली डाइस पर भी 1 आया और दूसरी डाइस पर भी 1 आया, अगर पहली डाइस पर 1 आया और दूसरी डाइस पर भी 1 आया तो डिफरेंस कितना होगा? अगर पहली डाइस पर 1 आता है और दूसरी डाइस पर भी 1 आता है तो डिफरेंस कितना होगा? अगर पहली डाइस पर भी 1 आता है और दूसरी डाइस पर भी 1 आता है तो डिफरेंस 0 होगा। अगर पहली डाइस पर 1 आता है और दूसरी डाइस पर भी 1 आता है तो डिफरेंस 0 होगा। अगर पहली डाइस पर 2 आता है, दूसरी डाइस पर 1 आता है, डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। अगर पहली डाइस पर 3 आता है और दूसरी डाइस पर 1 आता है, डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। अगर पहली डाइस पर 4 आता है और दूसरी डाइस पर 1 आता है, डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। पहली डाइस पर 5 आता है, दूसरी पर 1 आता है, डिफरेंस कितना होगा? 4 होगा। पहली डाइस पर 6 आता है, दूसरी डाइस पर 1 आता है, डिफरेंस कितना होगा? 5 होगा। ये बात समझे? इसी तरह से अगर इस टेबल को कंप्लीट किया जाए, दूसरी डाइस पर 2 आया और पहली पर 1 आया, डिफरेंस 1 होगा। फिर यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 का डिफरेंस। दोनों डाइस पर 2 आए, डिफरेंस 0 होगा। दोनों डाइस पर 3 आए, डिफरेंस 0 होगा। दोनों डाइस पर 4 आए, डिफरेंस 0 होगा। दोनों डाइस पर 5 आए, डिफरेंस 0 होगा। दोनों डाइस पर 6 आए, नंबर्स का डिफरेंस 0 होगा। पहली डाइस पर 3 आए, दूसरी पर 2 आए, डिफरेंस 1 होगा। ठीक है ना? फिर 1 2 3 4। अच्छा, पहली डाइस पर 2 आए, दूसरी पर 3 आए, डिफरेंस 1 होगा। 4 3 1, 5 3 2, 6 3 3। फिर 4 और 2 2, 4 3 1, 4 5 1, 6 4 2। फिर 3 2 1 1, 4 3 2 1। ऐसा ही है। ये डिफरेंस का टेबल मैंने बनाया है। डिफरेंस का टेबल बनाया है कि पहली और दूसरी डाइस पर जो नंबर आएंगे उनका डिफरेंस कितना होगा। पहले पार्ट में उसने बोला क्या था? पहले पार्ट में उसने बोला था इवेंट ए इज द इवेंट इज द स्कोर्स डिफर्ड बाय 3 और मोर। इवेंट ए एक इवेंट है कि जो दोनों स्कोर्स होंगे वो 3 या 3 से ज्यादा डिफर करेंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंस होगा 3 या 3 से ज्यादा का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, टोटल आउटकम्स 36, फेवरेबल आउटकम्स। 3 या 3 से ज्यादा का डिफरेंस कब आता है? इन कंडीशंस में आता है। ये वाली कंडीशंस, ये वाली कंडीशंस, ये, इसके बाद ये तीनों, ये दोनों, ये। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार ऐसा होता है, 12 बार ऐसा होता है कि जो डिफरेंस होता है वो 3 या 3 से ज्यादा होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना वो 12/36 है।
बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? डन है? ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट क्या बोलता है? इवेंट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर्स इज ग्रेटर देन 8। इवेंट बी एक इवेंट है कि जो दो स्कोर्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का मतलब जो मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा वो 8 या 8 से ज्यादा होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे? वापस से ये टेबल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 into 1 1, 2 into 1 2, 3 into 1 3, 4 into 1 4, 5 into 1 5, 6 into 1 6, 2 into 1 2, 3 4 5 6, फिर 2 2s are 4, 2 3 2 3 into 2 6, 4 into 2 8, 5 into 2 10, 6 into 2 12, फिर 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, फिर 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 20 24, फिर 5 2 10, 15, 20 25 30, फिर 6 2 12, 18 24 30 36. Find event B is the product of the scores is greater than 8. Find the probability of event B. Probability of event B बताओ शाबाश। Probability of event B बताओ शाबाश। देखो जब आपके पास the product of the score is greater than 8, ये दो हो गए, ये सारे हो गए, ठीक है, ये सारे हो गए, ये सारे हो गए, ये सारे हो गए। इन केसेस में क्या है? इन केसेस में जो स्कोर है ना वो 8 से ज्यादा है। तो ये है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 36 में से 20 बार ऐसा होगा कि जो नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 8 या 8 से ज्यादा होगा। समझ गए? फिर लिखा हुआ है स्टेट विद अ रीजन, स्टेट विद अ रीजन वेदर इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? हाँ या नहीं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स वो इवेंट्स थे, वो इवेंट्स जो देखो लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर इज ग्रेटर देन 8, 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा, 8 को शामिल नहीं करना। द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्कोर इज ग्रेटर देन 8। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते थे? वो इवेंट्स जो एक साथ अकर ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते थे जो एक साथ अकर ना हो, एक साथ अकर ना हो सके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते थे जो एक साथ अकर ना हो सके। बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ फटाफट। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इसलिए हैं कि मिसाल के तौर पर आपने डाइस थ्रो करी, गौर से सुनना,
पार्ट 1 और 2 तो समझ में आ गया ना सबको? पार्ट 1 और 2 तो समझ में आ गया ना? देखो फॉर एग्जाम्पल आपने डाइस थ्रो करी, आपने डाइस थ्रो करी और डाइस पर जो है ना वो आ गया 6, पहली डाइस पर 6 आ गया, दूसरी डाइस पर आ गया 2, ठीक है? इसका मतलब ये कि ये इवेंट ए में शामिल है। क्या मतलब शामिल है? यानी कि क्या इसका डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है वो 3 या 3 से ज्यादा है? यस, यानी कि इधर शामिल है। दूसरी बात, ये बी में भी शामिल है। बी में कैसे शामिल है? अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो 12 आती है, 8 से ज्यादा है? यस, 8 से ज्यादा है, यानी कि ये बी में भी शामिल है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो एक साथ अकर ना हो सकें। अलबत्ता यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अगर स्कोर 6 और 2 आया, अगर स्कोर 6 और 2 आया, अगर स्कोर 6 और 2 आया तो वो इवेंट ए भी होगा। अगर स्कोर 6 और 2 आया तो वो इवेंट ए भी होगा, इवेंट ए में भी आएगा, इस 12 में भी शामिल है, और इवेंट बी भी होगा। यानी कि यहां तो ये दोनों बातें यानी कि जो नंबर्स आए उनका डिफरेंस 3 या 3 से ज्यादा हो और मल्टीप्लिकेशन 8 से ज्यादा हो, ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं। अगर ये दोनों इवेंट्स एक साथ हो सकते हैं तो ये दोनों इवेंट्स कहलाते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर ये दोनों इवेंट्स एक साथ अकर हो सकते हैं तो ये कहलाते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है? ओके सर, डन सर, यस सर, जी सर, कुछ लिख दो तो मैं आगे बढ़ूं। ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्योंकि ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं, ये दोनों बातें एक साथ अकर कर सकती हैं। ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं। अगर 6 और 2 आया तो डिफरेंस 3 या 3 से ज्यादा भी होगा। अगर 6 और 2 आया तो मल्टीप्लिकेशन 8 से ज्यादा भी होगी। दोनों केसेस में आएगा ये। दोनों केसेस में आएगा। ठीक है, चलो जी और आगे बढ़ते हैं। एक और आखिरी सवाल आज का देख लेते हैं, ठीक है ना? एक आखिरी सवाल आज का देख लेते हैं, जिसके बाद फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है? अच्छा जी, मैं एक सवाल और करवा रहा हूं। 20 का मैं एक पार्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, 20 का जो पार्ट नंबर 1 है ना वो मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब ये क्या है? इसमें आपके पास परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी दोनों का चैप्टर एक ही इकट्ठा एक साथ पूछा जा रहा है।
ऐसे सवाल पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पार्ट, अ बॉक्स कंटेन्स 4 पेयर्स एंड 7 ऑरेंजेस। एक बॉक्स में 4 पेयर्स और 7 ऑरेंजेस हैं। 3 फ्रूट्स, इनमें से 3 फ्रूट्स आर टेकन आउट एट रैंडम एंड ईटन। एक बॉक्स में 4 पेयर्स और 7 ऑरेंजेस हैं। 3 फ्रूट्स जो हैं वो इससे रैंडमली निकाले गए और खाए गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 पेयर्स और 1 ऑरेंज था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पेयर्स एंड 1 ऑरेंज आर ईटन इन एनी ऑर्डर। बताओ। देखो टोटल कितनी चीजें, 4 पेयर्स और 7 ऑरेंज, टोटल कितनी चीजें, टोटल 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 11 चीजें, टोटल 11 चीजें, टोटल 11 चीजें। अच्छा, उसमें से मुझे कितने फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, उसमें से मुझे कितने फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, टोटल में से 3 फ्रूट सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब ऐसी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट होती है कि नंबर 1, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, 11 में से 3 चीजें सेलेक्ट करनी होती, 11 में से 3 चीजें सेलेक्ट करने के कितने अलग अलग तरीके हैं, 11 में से 3 चीजें सेलेक्ट करने के अलग अलग कितने तरीके हैं, 11C3, 11C3 कितना बनता है, 11 में से 3 चीजें सेलेक्ट करने के कितने अलग अलग तरीके हैं, 165। 11 में से 3 चीजें सेलेक्ट करने के 165 तरीके हैं। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, अगर कोई लिमिटेशन नहीं होती, अगर मैं 11 में से कोई भी 3 चीजें अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकता था, तो इसके 11 में से 3 चीजें सेलेक्ट करने के, 11 में से 3 चीजें सेलेक्ट करने के 165 अलग अलग तरीके थे। ठीक है। अच्छा, वो तरीके कितने हैं, वो तरीके कितने हैं, वो तरीके कितने हैं कि जिसमें 2 पेयर्स और 1 ऑरेंज सेलेक्ट किया जाता, 4C2, 4 में से 2 पेयर्स इंटू 7C1, तो 4C2 इंटू 7C1 कितना आता है, 4C2 इंटू 7C1 कितना आता है, 42। ये 42 वो तरीके हैं, ये 42 वो तरीके हैं कि जिसमें 2 पेयर्स और 1 ऑरेंज सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा ना, आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, वो प्रोबेबिलिटी का आंसर कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी इस बात की कि मैं 3 फ्रूट सेलेक्ट करूं और उसमें से 2 पेयर्स और 1 ऑरेंज हो, ये कैलकुलेट कैसे होगा, टोटल तरीके, टोटल तरीके और ऊपर वो तरीके कि जिसमें फेवरेबल आउटकम्स यानी कि ये वाले आउटकम्स हो, यानी कि 42/165। डेसिमल्स में कितना बनता है 42/165, डेसिमल्स में कितना बनता है 42/165, 0.255 बनता है। ठीक है, यह आंसर होगा, आंसर। बताओ भाई, इस सवाल में कोई मसला, पार्ट नंबर 1 में किसी किस्म का कोई मसला। देखो नीचे हमेशा टोटल पॉसिबल तरीके आते हैं और ऊपर फेवरेबल तरीके आते हैं।
ठीक है, पार्ट 2 इसका आखिरी पार्ट है, उसके बाद ऑफ। पार्ट 2 में लिखा हुआ है, अच्छा वापस से सवाल पढ़ते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 4 पेयर्स एंड 7 ऑरेंजेस, एक बॉक्स में 4 पेयर्स और 7 ऑरेंजेस हैं। 3 फ्रूट्स आर टेकन आउट एट रैंडम एंड ईटन, इसमें से 3 फ्रूट्स रैंडमली निकाले जाते हैं और उन 3 फ्रूट्स को खा लिया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड फ्रूट ईटन इज एन ऑरेंज। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तीसरा फ्रूट मैं खाऊंगा, जो तीसरा फ्रूट मैं निकाल कर खाऊंगा वो ऑरेंज होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तीसरा फ्रूट मैं निकाल कर खाऊंगा वो ऑरेंज होगा। अब ये कैसे हो सकता है? पहला पेयर आए, दूसरा पेयर आए, तीसरा ऑरेंज आए, ऐसे हो सकता है। या पहला पेयर आए, दूसरा ऑरेंज हो, तीसरा ऑरेंज हो, तो भी आपने तीसरा जो खाया होगा वो ऑरेंज होगा। या पहला जो आप खाओ वो ऑरेंज हो, दूसरा पेयर हो फिर ऑरेंज हो, तो तीसरा ऑरेंज हो सकता है। या पहला जो आप फ्रूट खाओ वो भी ऑरेंज हो, दूसरा भी ऑरेंज हो और तीसरा भी ऑरेंज हो। ये वो तरीके हैं कि जिसमें आप तीसरा जो फ्रूट खाओगे वो ऑरेंज होगा। तीसरा फ्रूट ऑरेंज होना चाहिए ये शर्त थी, तीसरा वाला फ्रूट ऑरेंज होना चाहिए ये शर्त थी। तो मुझे एक बात बताओ, पहला पेयर हो, दूसरा पेयर हो और तीसरा ऑरेंज हो, पहला पेयर हो, दूसरा पेयर हो और तीसरा ऑरेंज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? टोटल फ्रूट्स 11 है, 4/11, दूसरा भी पेयर हो यानी कि 3/10 और तीसरा ऑरेंज हो यानी कि 7/9। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी है पेयर पेयर ऑरेंज की। पहला पेयर हो, दूसरा पेयर हो और तीसरा ऑरेंज हो। 4/11 क्यों? 4 पेयर्स थे, टोटल 11 थे। फिर 3/10 क्यों? इसलिए क्योंकि जब एक पेयर खा लिया तो अब एक ही पेयर, दो पेयर, 3 पेयर्स बच गए और टोटल फ्रूट्स 10 बच गए क्योंकि आपने खा लिया। और फिर 7 ऑरेंजेस थे तो 7/9। फिर इसी तरह से पेयर ऑरेंज ऑरेंज कैसे आएगा? 4/11 मल्टीप्लाइड बाय 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 6/9। फिर इसी तरह से ऑरेंज पेयर ऑरेंज कैसे आएगा? 7/11 इंटू 4/10 इंटू 6/9। उसके बाद ऑरेंज 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 कैसे आएगा? 7/11 इंटू 6/10 इंटू 5/9। और अब इनको आप कैलकुलेट कर कर ऐड करो और मुझे बताओ क्या आंसर आता है। ऐड करो और मुझे बताओ क्या आंसर आता है। ऐड कर कर मुझे बताओ क्या आंसर आता है। नहीं, क्योंकि हम सिलेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बार बार ऑरेंजेस को एक एक कर कर सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको जरा रिवाइज करना। इसका फाइनल आंसर मेरे ख्याल में 7/11 होगा। आज जो 5-6 सवाल करे, ये 5-6 सवाल जरा कल रिवाइज कर कर आना। कल या परसों जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हमें मजीद चीज़ों को डिस्कस करना होगा। कल या परसों हमारी जो भी क्लास होगी उसमें हमें मजीद चीज़ों को डिस्कस करना होगा। तो आप लोग आज जो चीज़ें डिस्कस करी हैं हमने उसको काइंडली कल जो है वो रिवाइज कर कर आना, ताकि फिर हम मजीद आगे बढ़ें।
मीटिंग मैं अब जो है वो एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग आप लोगों को आधे घंटे में मिल जाएगी और इंशाल्लाह फिर हम कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है भाई, चलो अल्लाह हाफिज़।